radius of surface around a nucleus outside which the probability of finding the nuclear constituents is zero। मतलब किसी भी न्यूक्लियस के इर्द गिर्द वो जगह जिसके बाहर अगर आप किसी भी न्यूक्लियर के कंस्टिट्यूएंट्स यानी प्रोटॉन या न्यूट्रॉन या न्यूक्लियन मालूम करना चाहते हैं तो इसकी प्रोबेबिलिटी नेग्लिजिबल है या ज़ीरो है, तो उस जगह तक जो डिस्टेंस है, उस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है, उसको हम न्यूक्लियर रेडियस डिफाइन करते हैं। मतलब न्यूक्लियस का रेडियस डिफाइन करने के लिए हम इस तरह नहीं कर सकते कि इसको एक हार्ड स्फीयर कंसिडर करिए, एक सर्कल कंसिडर करिए और इस बाउंड्री तक का जो डिस्टेंस है सेंटर तक, उसको हम डिफाइन करिए एज रेडियस, क्योंकि न्यूक्लियस की कोई हार्ड बाउंड्री नहीं है। मतलब जहाँ पे न्यूक्लियर का जो फोर्स है, न्यूक्लियस के जो कंस्टिट्यूएंट्स है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इसके बाहर नहीं पाए जाते, तो उस बाउंड्री का जो इस रीजन का जो बाउंड्री होता है, वहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है, इसको हम न्यूक्लियर रेडियस डिफाइन कर सकते हैं। अब न्यूक्लियर रेडियस मालूम करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? तो न्यूक्लियस का रेडियस मालूम करने के लिए जो पहला एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन किया गया वो है रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, जिसमें उन्होंने ये डिस्कवर किया कि एटम के अंदर एक बहुत ही हार्ड कोर मौजूद है जिसको उन्होंने न्यूक्लियस का नाम दिया, और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन पाए जाते हैं जिस पे पॉजिटिव चार्ज मौजूद है। तो उनका जो फेमस एक्सपेरिमेंट था वो कुछ इस तरह से था कि उन्होंने अल्फा सोर्स लिया कि जिससे अल्फा पार्टिकल एमिट हो, और अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं? असल में डबली आयोनाइज्ड हीलियम होते हैं। मतलब हीलियम से अगर आप इलेक्ट्रॉन्स को निकालते हैं तो ये डबली आयोनाइज्ड हीलियम जो न्यूक्लियस होता है, इसको हम अल्फा पार्टिकल कंसिडर करते हैं, यानी दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन कंबाइन होकर एक अल्फा पार्टिकल बनाते हैं। तो उन्होंने अल्फा पार्टिकल यहाँ पे किसी भी सोर्स या रेडियम या कोई और सोर्स हो वहाँ से अगर आप पैदा कर सकते हैं, तो उन्होंने अल्फा पार्टिकल लिए और उनको बम्बार्ड किया गोल्ड फॉइल पे। यहाँ पे एक थिन गोल्ड फॉइल उन्होंने लिया जिसमें बहुत कम एटम मौजूद है, मतलब कोई हार्ड हम कोर नहीं ले सकते, बल्कि एक पतला सा फॉइल जो है हम लेते हैं जिसके अंदर जो है नंबर ऑफ एटम्स बहुत ही कम हो, ठीक है। तो उन्होंने बम्बार्ड किया। इस एक्सपेरिमेंट का जो रिजल्ट था वो कुछ इस तरह से आया कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल जो थे वो पास हुए गोल्ड फॉइल से। इसका रिजल्ट ये आया कि एटम का जो ज़्यादातर हिस्सा है वो एम्प्टी है, उससे जो है बगैर किसी भी कोलिजन के ये अल्फा पार्टिकल जो है वहाँ से पास कर जाते हैं। कुछ पार्टिकल ऐसे थे जो कि कम एंगल के साथ वो डिफ्लेक्ट हुए इस तरह, कुछ पार्टिकल ऐसे थे जो कि बाउंस बैक हुए बहुत तो ज़्यादा एंगल के साथ, और कुछ ऐसे पार्टिकल थे जो कि उसी पाथ पे रिबाउंड हो गए जिस पाथ से वो इंसिडेंट थे। तो उन्होंने कंसिडर किया कि जो पार्टिकल अल्फा पार्टिकल जिस न्यूक्लियस से बाउंस बैक होते हैं, तो इसको उन्होंने कंसिडर किया एज इलास्टिक कोलिजन बिटवीन टू पार्टिकल, जिस तरह दो बाल आपस में टकराते हैं और बाउंस बैक होते हैं। तो इस कोलिजन को, स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को उन्होंने इस तरह डिज़ाइन किया कि उन्होंने कंसिडर किया कि अल्फा पार्टिकल का जो कोलिजन होता है किसी भी न्यूक्लियस के साथ जस्ट लाइक इलास्टिक कोलिजन बिटवीन टू बाल्स होता है। तो इस तरीके से उन्होंने न्यूक्लियस का रेडियस मालूम किया। अब उन्होंने कंसिडर किया कि लेट्स से अगर हमारे पास कोई अल्फा पार्टिकल हो जिसका मास m के बराबर हो और वो v वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा हो। अब अल्फा पार्टिकल को आप वेलोसिटी दे सकते हैं क्योंकि चार्ज पार्टिकल है, तो इसको आप इलेक्ट्रिक फील्ड के जरिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के जरिए एक्सेलरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर इसको आप पोटेंशियल डिफरेंस देते हैं तो इसको आप एक्सेलरेट कर सकते हैं। तो जब इसको आप एक्सेलरेट करेंगे तो वो काइनेटिक एनर्जी गेन करेंगे ये अल्फा पार्टिकल। अब ये जब यहाँ पे न्यूक्लियस के साथ टकराते हैं तो क्या होता है, यहाँ से रिबाउंड होते हैं क्योंकि अल्फा पार्टिकल और न्यूक्लियस भी पॉजिटिवली चार्ज है, अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिवली चार्ज है, तो इनके दरमियान फोर्स ऑफ रिपल्शन मौजूद है। इस वजह से जब ये एक दूसरे के करीब आएंगे तो यहाँ पे रिपल्सिव फोर्स जो है वो अपना काम शुरू करेगा और इसको बाउंस बैक करेगा, रिपेल करेगा इसको, ठीक है। तो अगर हम कंसिडर करें कि लेट्स से हमारे पास एक अल्फा पार्टिकल है और यहाँ पे हमारे पास कोई न्यूक्लियस मौजूद है, इस पे डबल पॉजिटिव चार्ज है, इस पे सिंगल पॉजिटिव चार्ज है, तो ये क्या करेगा, जब यहाँ पे करीब आएगा तो एक बाउंड्री ऐसी आएगी यहाँ से कि यहाँ पे जो कूलम्स रिपल्सिव फोर्स है वो मैक्सिमम होगा। तो जैसे जैसे ये अल्फा पार्टिकल ये न्यूक्लियस के करीब जा रहा है तो क्या है, इसके पास काइनेटिक एनर्जी है, और जैसे जैसे ये न्यूक्लियस के करीब आएगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो कम होती जाएगी, क्योंकि यहाँ पे कूलम रिपल्सिव फोर्स जो एक्शन में आएगा। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कम होगी लेकिन इसकी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है उसमें इजाफा होगा। तो क्या होगा कि यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, और एक पॉइंट ऐसा पे यहाँ पे आएगा कि यहाँ पे इसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो जीरो हो जाएगी और इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो मैक्सिमम हो जाएगी। मतलब इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। तो अगर हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल इस्तेमाल करें तो यहाँ पे हम आसानी से मालूम कर सकते हैं कि किस डिस्टेंस तक, मतलब यहाँ से न्यूक्लियस से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है, लेट्स से आर से अगर इसको डिनोट करें तो ये आर डिस्टेंस हम मालूम कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए हम कंसिडर करेंगे कि लेट्स से हमारे पास जो अल्फा पार्टिकल है इसके पास काइनेटिक एनर्जी है, और जब वो क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच पे पहुँचता है, मतलब वो जितना करीब का जो डिस्टेंस है जिसके आगे वो नहीं जा सकता, इसको हम क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच कंसिडर करते हैं। तो जब वहाँ पे पहुँचेगा इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो हम लिख सकते हैं कि इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है अल्फा पार्टिकल की वो हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर है। यहाँ पे एम जो है अल्फा पार्टिकल का मास है जबकि वी इसकी वेलोसिटी है, और इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है जब ये काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगी तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि Q1 Q2 डिवाइड बाय R। अब यहाँ पे Q1 क्या है, हमारे पास ये अल्फा पार्टिकल का चार्ज है जो कि 2e के बराबर है, जबकि Q2 हमारे पास क्या है, यहाँ पे अगर गोल्ड न्यूक्लियस हम कंसिडर करें तो इसका चार्ज है वो बराबर है लेट्स से ZE के बराबर है। तो यहाँ पे एक चार्ज हमारे पास 2e है और दूसरा जो चार्ज है लेट्स से ZE के बराबर है, ठीक है। जबकि Z हमारे पास क्या है, किसी भी न्यूक्लियस का एटॉमिक नंबर है। अगर हम गोल्ड की बात करें तो ये 79 है। तो यहाँ पे इस इक्वेशन में अगर हम वैल्यू स्पॉट करते हैं तो क्या होगा, ये यहाँ पे 2e बन जाएगा, ये ZE बन जाएगा डिवाइड बाय R। इसको रीअरेंज करेंगे तो R बराबर है 4k ZE स्क्वायर डिवाइड बाय mv स्क्वायर। अब यहाँ पे k जो है ये कूलम कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू है 9 × 10⁻⁹
न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, जबकि Z हमारे पास यहाँ पे S पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट में इसकी वैल्यू 79 है। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक चार्ज है 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम है, जबकि मास जो है अल्फा पार्टिकल का यहाँ हम पुट करेंगे, जबकि V जो है वेलोसिटी इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट में वो 2 × 10⁻⁷ मीटर के बराबर है। इन सारी वैल्यू जब इस इक्वेशन में हम पुट करेंगे तो यहाँ पे जो रेडियस आएगा हमारे पास, जो क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच आएगा, इसको हम लिख सकते हैं 1.4 × 10⁻⁻15 मीटर के बराबर है। तो इस तरीके से हम न्यूक्लियर साइज या न्यूक्लियर रेडियस जो है वो मालूम कर सकते हैं यूजिंग अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट परफॉर्म बाय रदरफोर्ड। एक और तरीके से भी हम न्यूक्लियर रेडियस को डिफाइन कर सकते हैं। हम इसको न्यूक्लियर रेडियस को इन टर्म्स ऑफ एटॉमिक मास नंबर जो है उसको भी डिफाइन कर सकते हैं। हमें पता है कि न्यूक्लियर रेडियस और एटॉमिक मास के दरमियान भी एक रिलेशन मौजूद है, क्योंकि जैसे जैसे एटॉमिक मास बढ़ता है, नहीं एटॉमिक मास क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है। जैसे जैसे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में बढ़ते हैं तो न्यूक्लियस का जो साइज है वो बढ़ता है, इसकी वजह से न्यूक्लियस का जो रेडियस है वो बढ़ता है। तो अब हम देखेंगे कि न्यूक्लियर रेडियस और एटॉमिक मास के दरमियान क्या रिलेशन है। तो इसको हम सिंपली एक इस तरह करते हैं कि अगर हम न्यूक्लियस की डेंसिटी डिफाइन करें, डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम अगर हम डिफाइन करें, तो ये रो जो हमारे पास क्या है, ये डेंसिटी है ऑफ द न्यूक्लियस, m जो है न्यूक्लियस का मास है और v जो है इसका वॉल्यूम है। अब अगर हम कंसिडर करें कि कोई भी न्यूक्लियस है हमारे पास और इसकी शेप जो है अगर हम स्फेरिकल कंसिडर करें, मोस्ट ज़्यादातर जो न्यूक्लियाई है इसकी शेप को हम कंसिडर करते हैं एज अ स्पेरिकल, इसको कंसिडर करते हैं जैसे, ठीक है। अगर इसकी जो शेप है वो स्पेरिकल है तो हम लिख सकते हैं कि वॉल्यूम जो है वो बराबर है मास डिवाइड बाय डेंसिटी। तो स्पेरिकल जो वॉल्यूम होता है वो बराबर होता है 4/3πr³ के बराबर होता है, जबकि r हमारे पास क्या है, रेडियस है उस न्यूक्लियस का। यहाँ पे m को मैंने a से रिप्लेस किया हुआ है, क्योंकि न्यूक्लियस का जो मास होता है इसको हम मास नंबर कहते हैं और मास नंबर हमेशा बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के बराबर होता है। इस वजह से इसको मैंने a से रिप्लेस किया हुआ है, जबकि डेंसिटी हमारे पास क्या है, रो है इस न्यूक्लियस की। अब अगर हम कंसिडर करें कि किसी भी न्यूक्लियस की जो डेंसिटी है वो कांस्टेंट अगर हम कंसिडर करते हैं तो फिर ये भी कांस्टेंट है, 4π भी कांस्टेंट है और 3 भी कांस्टेंट है। तो मैं लिख सकता हूँ कि r³ जो है ये प्रोपोर्शनल है किस चीज़ के, एटॉमिक मास के प्रोपोर्शनल है, यानी मास नंबर के प्रोपोर्शनल है। या अगर दोनों साइड का हम क्यूब रूट ले लें तो हम लिख सकते हैं कि रेडियस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्यूब रूट ऑफ मास नंबर। या इसको अगर हम इक्वेशन के फॉर्म में लेके तो हम लिख सकते हैं r = r0 a क्यूब रूट के बराबर है, जबकि यहाँ पे r0 क्या है, यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है और इसकी जो वैल्यू है वो 1.1 से लेकर 1.4 × 10⁻⁻15 के लगभग है, इस रेंज में आ रहा है, ठीक है। तो हम न्यूक्लियस का जो रेडियस है इसको हम इन टर्म्स ऑफ एटॉमिक मास भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस इक्वेशन की थ्रू से, ठीक है। तो आज हमने न्यूक्लियर साइज़ के हवाले से, न्यूक्लियर रेडियस के हवाले से बात की। हमने ये पढ़ा कि इसको हम जो अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है रदरफोर्ड का, उसके ज़रिए भी हम एक्सपेरिमेंटली इसको मालूम कर सकते हैं। अगर आप इसको इन टर्म्स ऑफ एटॉमिक मास नंबर रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो इस इक्वेशन से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आज के लेक्चर में इतना ही काफ़ी, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यूक्लियर फिजिक्स के किसी दूसरी टॉपिक पर बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ एंड थैंक्स फॉर